ठंड में पति हुआ बीमार। किशोर को अपनी बॉडी बनाने का बड़ा भूत सवार था, तो वो इतनी ठंड में भी हाफ टी शर्ट पहनकर जॉगिंग करने निकल गया। और जॉगिंग करते समय जब उसे ठंड लगी तो उसने खुद से कहा, अरे बाप रे, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड में तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कुल्फी जम जाएगी। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ना तो मैं घर जा सकता हूं और ना ही ज्यादा देर खड़ा रह सकता हूं। एक काम करता हूं, दौड़ लगाता हूं। क्या पता दौड़ते हुए शरीर में गर्मी आ जाए। दौड़ते हुए शरीर में गर्मी आ जाएगी, बस यही सोचकर किशोर दौड़ लगाने लगता है। लेकिन अब भी उसे गर्मी का एहसास नहीं होता। और अब जब वो वापस आया तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बुरी तरह खांस रहा था। अरे बाप रे, आज तो लग रहा है जैसे छाती में बर्फ जम गई है। हालत टाइट हो गई आज तो। किशोर की ये खांसी इतनी जोरदार थी कि सुनीता, जो रजाई में दुबक कर मजे से सो रही थी, उसकी नींद खराब हो जाती है और उसने चिढ़कर अपना मुंह रजाई से बाहर निकाला और किशोर को घूरते हुए बोली, लो आ गए महाराज। अरे जब इतना बाहर घूमकर आए ही हो तो बाहर ही खांस लेते ना। बेकार में मेरी इतनी प्यारी नींद का सत्यानाश कर दिया। अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ और आपका ये खूखू खूखू की मशीन चालू हो गई। वाह जी वाह, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है। एक तो तुम रात भर मोबाइल में घुसी रहती हो, फिर सुबह उठने में तुम्हें मौत आती है। अब मेरी आंख जल्दी खुल गई और मैं ताजी हवा लेने चला गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, सब गलती मेरी ही है ना। रात भर कभी आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, कभी बिना चप्पल के नंगे पैर घूमना होता है। मना करो तो तुम लड़ने लगते हो। अब जब ठंड बैठ गई है छाती में तो मुझ पर चिल्ला रहे हो। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सुनीता अभी अपनी भड़ास निकाल ही रही थी कि तभी किशोर को खांसी का एक ऐसा झटका लगता है कि उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है। उसे इस तरह बेहाल देखकर सुनीता का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है और वो भागकर अपने पति के पास आती है और परेशान होकर कहती है, अरे जी माफ कर दो, मुझे लगा आप बस ऐसे ही नाटक कर रहे हो, पर आपकी हालत तो वाकई खराब लग रही है। ये खांसी तो रुक ही नहीं रही। मुझे पक्का यकीन है कि आपको ठंड लग गई है। एक काम करो, अभी के अभी तैयार हो जाओ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। बस रहने दो, ना ही मुझे तुम्हारी ये ऊपर ऊपर वाली हमदर्दी चाहिए और ना ही तुम्हारी बताई हुई कोई दवाई। मैं थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। बॉस ने पहले ही बोल रखा है कि आज सबको आना है, मैं छुट्टी नहीं दे सकता। अरे पागल हो गए हो क्या? आपकी आवाज नहीं निकल रही है। आप मीटिंग में बोलेंगे क्या? खांस खांस कर तो बुरा हाल है। मैं कह रही हूँ आज घर पर रहो, अदरक वाली चाय और काढ़ा बनाकर देती हूँ, आराम करो। लेकिन किशोर कहाँ मानने वाला था। उसने सुनीता की एक ना सुनी और जबरदस्ती तैयार होकर ऑफिस निकल गया। सुनीता मन महसूस कर रह गई। उसने सोचा कि चलो अब घर की सफाई कर लेती हूँ। और इसी तरह सुनीता ने पूरे 3 घंटे लगाकर घर के एक एक कोने को चमका दिया और फर्श पर ऐसा पोछा लगाया कि फर्श शीशे जैसा चमकने लगा। वो पोछा मारकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी किशोर आ जाता है। किशोर की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब थी। वो हाफ रहा था और बुरी तरह खांस रहा था। साथ ही बुखार में ऐसे तड़प रहा था जैसे मानो लकड़ी में आग हो। किशोर ने अपने गंदे जूते को घर के अंदर जैसे ही रखा, वैसे ही सुनीता चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? आपने फिर से मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। आपको पता भी है मैंने अभी अभी कितनी मेहनत से सफाई की थी। पोछा अभी सूखा भी नहीं और आप ये कीचड़ लेकर अंदर आ गए। अगर आपको आधे घंटे में ही मुंह लटकाकर वापस आना था तो गए ही क्यों थे? किसी बात की हद होती है सुनीता। यहाँ मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि ऑफिस पहुंचते मुझे चक्कर आने लगे। मैं गिरते पड़ते घर आया हूँ और तुम मुझसे इन जूतों और पोछे के बारे में बात कर रही हो। सच में मैंने तुम जैसी पत्थर दिल पत्नी आज तक नहीं देखी। पति बीमार होकर घर आया और तुम यहाँ जहर उगल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना बोलकर किशोर अब धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है और एक झटके से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। उसका ऐसा गुस्सा और बुखार में टूटती हुई आवाज देखकर सुनीता को एहसास होता है कि उसने अपने पति से वाकई में बड़ी ही बदतमीजी से बात की है। शायद मैंने सच में इन्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। गलती मेरी है, मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए अदरक वाली कड़क चाय और हल्की खिचड़ी बना देती हूँ। क्या पता वो खाने से इन्हें थोड़ा आराम मिले। सुनीता अब करती भी वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। वो अदरक वाली चाय और पतली सी खिचड़ी बनाती है। और मेरे पति की तबीयत खराब है, मैं जानती हूँ। वो भी अभी अपने कमरे में रजाई ओढ़कर कपकपा रहे होंगे और सो रहे होंगे। ये खाकर उन्हें बहुत आराम मिलेगा। जैसे उसने दरवाजा खोला उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। किशोर बिस्तर पर शान से बैठा पिज्जा ठूस रहा था, जिसे देख सुनीता का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो खिचड़ी और चाय की ट्रे वही टेबल पर पटक देती है और गुस्से में कहती है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो आप मौत के बिस्तर पर पड़े थे ना। अभी तो आपको मेरी हमदर्दी पत्थर जैसी लग रही थी। और ये क्या है? बीमार आदमी पिज्जा खाता है क्या? यहाँ मैं पागलों की तरह आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ
और आप बाहर का ये कचरा खा रहे हो। तो क्या करूं? तुमने घर में घुसते ही तो जूतों का ऐसा राग छेड़ा कि मेरा मूड खराब हो गया। भूख लगी तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और वैसे भी मुझे तुम्हारी ये फीकी खिचड़ी नहीं खानी। बीमार हूं तो क्या अपनी पसंद का खाना भी छोड़ दूं? अच्छा, तो अब आपको मेरी खिचड़ी फीकी लग रही है। ठीक है, तो फिर अब से आप खुद ही अपना खाना मंगवाइए और खुद ही खाइए। मेरी तरफ से तो आप आज से आजाद हैं। अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आपके लिए। भूखे मरो या पिज्जा खाओ, मुझे क्या। सुनीता पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। किशोर को लगा कि उसने ये लड़ाई जीत ली है। उसने पिज्जा के 2-3 स्लाइस और खा लिए, लेकिन आधे घंटे के बाद ही ठंडे पिज्जा और उस पर लगी चीज ने उसकी खांसी को 10 गुना बढ़ा दिया। किशोर को अब तेज कपकपी छूटने लगी और बुखार इतना चढ़ गया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के 9 बजे किशोर की हालत बिगड़ने लगती है। उसे समझ आया कि सुनीता सही कह रही थी। वो कांपते हुए किसी तरह कमरे से बाहर आया, जहां सुनीता सोफे पर मुंह फुलाकर लेटी थी। सुनीता, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो पिज्जा खाकर मेरी हालत और बिगड़ गई है। अब नहीं करूंगा ऐसा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुनीता का दिल पिघल गया, क्योंकि आखिर वो थी तो उसकी पत्नी ही। अब उसने बिना कुछ बोले उसे कंबल उठा दिया और किचन में जाकर गर्मा गर्म काढ़ा बनाया। उसने पूरी रात जागकर किशोर के माथे पर ठंडी पट्टियां रखी और ऐसे ही कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह जब किशोर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि सुनीता कुर्सी पर ही बैठकर सो रही है, जिसे देखकर किशोर बड़े ही प्यार से कहता है, उठो सुनीता, देखो मैं अब ठीक हूँ। अब से मैं पक्का तुम्हारी हर बात मानूंगा। न जूते पहनकर अंदर आऊंगा और ना ही बीमारी में पिज्जा खाऊंगा। सच में तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो, कम से कम आपको अकल तो आई। अब चुपचाप ये काढ़ा पियो और आज दिन भर बिस्तर से हिलना मत, वरना फिर से झाड़ू लेकर आ जाऊंगी। हाँ। सुनीता की बात सुनकर किशोर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो चुपचाप काढ़ा पी लेता है और उस दिन उसने सुनीता की बात मानी और ऑफिस से छुट्टी ले ली। इसके बाद किशोर सुनीता की सारी बातों को सुना करता था और इस तरह उन दोनों के बीच का झगड़ा भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठंड में गरीब परिवार की एक रजाई। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना, जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी, लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिक चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा,
जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में 1 रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूँ। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं, जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे, लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी। और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है।
अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता।